डेट है आज 4 जनवरी 2021 और रोज़ की तरह हम अपना करंट अफेयर करने के बाद क्वेश्चन नहीं करेंगे। और क्वेश्चन क्योंकि हम कल करेंगे, आज के करंट अफेयर पे बेस्ड और कल के करंट अफेयर पे बेस्ड। तो देखते हैं आज के टॉपिक क्या हैं। टॉपिक है 2 वैक्सीन्स को अप्रूवल दे दिया गवर्नमेंट ने कोरोना के लिए। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ है, ये देखेंगे। विनायक दामोदर सावरकर के बारे में एक एडिटोरियल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। टाइफाइड क्या है ये देखेंगे, न्यूज़ में थी। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगाए, किस लिए लगाए, क्यों, न्यूज़ में था, ये देखेंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने ईयर एंड रिव्यू 2020 के मतलब 2020 में जो जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने किया है उसकी रिपोर्ट दी है, रिव्यू दिया है, तो वो उसमें क्या क्या दिया है ये देखेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक है जी 2 वैक्सीन्स गिवन अप्रूवल इन इंडिया। इंडिया में 2 वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया गया है, अनुमति दी गई है कोरोना के लिए। किसने अनुमति दी है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में भी या उससे लास्ट में, एक CDSCO बताया था ना, ये अप्रूवल देती है ये ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है जी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओसे ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका नाम है। तो ये क्या है, इसका जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उसका नाम होता है, ये पोस्ट का नाम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, समझे। तो इसी का हेड है, ये समझ लो, इस जो CDSCO है इसी का हेड है। और ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। ये ऑर्गेनाइजेशन है किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है? इसके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इसके जो हेड हैं उनका नाम होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो इन्होंने अप्रूवल दी है 2 वैक्सीन्स को। कौन कौन सी? ये इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, उसका वैक्सीन का नाम क्या है? कोविशील्ड। ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, समझे। इसे एस्ट्राजेनेका वैक्सीन भी बोलते हैं क्योंकि इन कंपनियों ने मिल के बनाया ना इनको। तो ये 2 कंपनीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका, स्वीडिश और यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है ये। तो इन्होंने एक बनाया कोविशील्ड वैक्सीन, और एक भारत बायोटेक अपनी कंपनी है जी इंडिया की, हैदराबाद बेस्ड, हैदराबाद में ये कंपनी, ये भारत बायोटेक, ये प्राइवेट कंपनी है भारत बायोटेक, इसने बनाया है कोवैक्सीन। वे इसकी वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। तो इन दोनों वैक्सीन को कोविड-19 के लिए दे दिया है परमिशन इंडिया में। तो इसमें देखो ये क्या करेगा, जो हमारा आत्मनिर्भर भारत है उसका जो ड्रीम है उसको फुलफ़िल करेगा। एक तो ये, सेकंड क्या करेगा, एक इसमें यही लिखा है कि ये चीज़ आपको याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है, क्या कि ये सिर्फ एमरजेंसी यूज़ के लिए दिया गया है अप्रूवल, रेस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए, समझे। क्यों? क्योंकि अभी जो है ना थर्ड ट्रायल, क्योंकि जब वैक्सीन को, किसी भी वैक्सीन को बनाया जाता है ना, तो उसके लिए 3 ट्रायल होती हैं, क्लिनिकल ट्रायल, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसकी 2 ट्रायल तो हो चुके हैं दोनों वैक्सीन की, इनकी थर्ड ट्रायल अभी चल रही है, वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो इसलिए रेस्ट्रिक्टेड यूज़ दिया है कि तब तक इसे कुछ लोगों में लगाया जाएगा। तो पहले क्या है इसमें देखो, पूरा किया है इसका, अभी बताऊंगा आगे। ये कोविशील्ड हो गई इंडिया की फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन हो गई जो अप्रूव की है, सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है और रेडी टू रोल आउट। इसमें क्या है कि हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने कहा है, हेल्थ मिनिस्टर ने, हर्षवर्धन जी ने, कि फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाएगी वैक्सीन और प्रायोरिटी ग्रुप को लगाई जाएगी। प्रायोरिटी ग्रुप का मतलब पहले फर्स्ट फेज़ में उनको लगाई जाएगी जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जैसे नर्सेज हो गई, डॉक्टर्स हो गए, समझे, 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को, और फिर उसके बाद 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स को जो इनके साथ भी काम कर रहे थे ना, जैसे पुलिस हो गई आपकी, समझे। तो इनको पहले लगाई जाएगी। और इसलिए ये रेस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए बोला है कि सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड यूज़, एमरजेंसी यूज़ के लिए, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए रेस्ट्रिक्टेड यूज़ या एमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूवल दिया है, समझे। तो इसमें इतना ही था। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है जी दामोदर सावरकर जी के बारे में। विनायक दामोदर सावरकर, इन्हें VD सावरकर भी बोलते हैं, VD सावरकर शॉर्टकट में, सावरकर।
ये जी वी डी सावरकर, आप देख लो एक बार, कभी आपने फ़ोटो देखा हो तो। ये क्या थे? रिवोल्यूशनरी लीडर थे। क्या थे? रिवोल्यूशनरी लीडर, मतलब क्रांतिकारी नेता थे। हिंदी में आपने पढ़ा होगा क्रांतिकारी नेता। इसके बारे में ये देख लो आप, आपने पढ़ा होगा गरम दल के नेता और नरम दल के नेता। हिंदी वालों ने पढ़ा होगा ज़रूर गरम दल के नेता और नरम दल के नेता। और इंग्लिश वालों ने पढ़ा होगा मॉडरेट लीडर और एक्सट्रीमिस्ट लीडर। मॉडरेट मतलब नरम दल और एक्सट्रीमिस्ट मतलब गरम दल के नेता। तो आपको पता है एक्सट्रीमिस्ट गरम दल के नेता, फेमस नेता कौन थे? लाल बाल पाल। लाल बाल पाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये 3 गरम दल के नेता फेमस। और भी बहुत सारे थे। और मॉडरेट नेता थे जैसे नेहरू जी, समझे। और इन कैटेगरी से अलग होते हैं रिवर्स रिवॉल्यूशनरी। ये कौन से नेता थे? ये थे जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे। सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन मतलब छुप के ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे, अंग्रेज़ों को पता नहीं होता था और उन्हें मारने का काम करते थे रिवॉल्यूशनरी नेता, रिवॉल्यूशनरी लीडर। तो ये कौन से थे? क्रांतिकारी नेता हमारे वी डी सावरकर जी, रिवॉल्यूशनरी लीडर, समझे, आरएल। तो ये इन्होंने क्या, इन्हें मतलब फ्रीडम फाइटर थे, आज़ादी के लिए लड़ाई की थी, पार्टिसिपेट किया था आज़ादी की लड़ाई में। अब इनके बारे में थोड़ी डिटेल जानते हैं। हम क्यों पढ़ रहे हैं इनके बारे में? आपने हिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था जिसमें कुलभूषण यादव को पता है ना आपको, पहले भी मैंने बताया था। कुलभूषण यादव हैं हमारे इंडियन नेवी के ऑफिसर जिनको पाकिस्तान ने अरेस्ट कर रखा है। पाकिस्तान ने अरेस्ट कर रखा है और उनका केस चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? ये यूएन का एक ऑर्गन है। यूएन का ऑर्गन है, समझे। यूएन का ऑर्गन मतलब अंग, अंग ऑर्गन। इसके 6 ऑर्गन है। एक तो आईसीजे हो गया, एक यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एक हो गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, समझे। और एक हो गया, फोर्थ हो गया यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट कितने हो गए? 4। एक हो गया ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। एक बच गया, एक 6 हो गया इकोसॉक, इकोसॉक इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। तो ये 6 ऑर्गन्स हैं जिनमें से एक आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये क्या, न्याय के लिए एक कोर्ट की तरह काम करता है, समझे। तो इसमें कुलभूषण यादव जी का केस चल रहा है, जो पाकिस्तान ने कैद डिटेन कर रखा है, कैद कर रखा है इंडियन नेवी ऑफिसर को, हमारे को। तो इनके केस को और सावरकर, वी डी सावरकर के केस को, इनका केस भी इंटरनेशनल कोर्ट में चला था। और इनके केस को और कुलभूषण के केस को जो राइटर ने लिखा है आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में, तो इसको कंपैरिजन किया है क्या क्या इनमें हुआ था। तो इस वजह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि ये इनके बारे में पढ़ना, समझे। अब जो भी न्यूज़ में रहा है ना, वो इम्पोर्टेंट है कि आपको कहीं से भी पूछ लेगा। 2-3 दिन न्यूज़ में रहा है, आप कहोगे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन पूछ लिया, फिर कहोगे क्वेश्चन कहाँ से आ गया। क्योंकि हिस्ट्री की बुक में इतना ध्यान कोई देता नहीं है कि वी डी सावर के बारे में डिटेल में पढ़ें। और पहले भी पूछा हुआ है, मैं बताऊँगा कहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। पहला देखो जी, ये 28 मई 1883 को जन्म हुआ था और 1966 में ये स्वर्ग से धार गए थे। मतलब ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है कब जन्म हुआ, लेकिन एक बार देख लो आप। लेकिन इनको कहा जाता था स्वतंत्रीय वीर सावरकर, और वीर सावरकर भी बोला जाता था, सिंपली वीर सावरकर मराठी लैंग्वेज में। तो इनके 2 नाम और थे। इन्होंने क्या किया था जब मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में, मुस्लिम लीग के बारे में आप जानते हो ना, 1906 में बनी थी। किसने बनाया था इसको? आगा खान। आगा खान, दूसरा पेज ही ले लेते हैं। मुस्लिम लीग को कब बनाया था? 1906 में। आपने हिस्ट्री में पढ़ा था कि आगा खान, एक आगा खान और एक ढाका के नवाब थे सलीमुल्ला, सलीमुल्ला, समझे, 1906 में। तो इन्होंने
एक फिर हिंदू सभा बनी, मुस्लिम लीग बन गई, मुस्लिम इंटरेस्ट को कम पूरा करने के लिए, कि मुस्लिम का जो भी इंटरेस्ट है, जो भी मतलब उनकी भलाई के लिए काम करना मुस्लिम की। ये क्या था, अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल का गेम खेला था। अंग्रेज़ों ने इन्हें उकसाया था, एक्साइट किया था, इंसाइट किया था कि कांग्रेस तो क्या है कि वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, आप अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। तो फूट डालने के लिए हमारे इंडिया में तो मुस्लिम लीग को बनवाया गया था अंग्रेज़ों ने। लेकिन वी.डी. सावरकर ने क्या किया, हिंदू महासभा, हिंदू महासभा इसके रेस्पॉन्स में ही बनी थी कि जब मुस्लिम के लिए मुस्लिम लीग हो सकती है तो हिंदुओं ने मिलके बनाई थी हिंदू महासभा। और ये किसने बनाई थी हिंदू महासभा? मदन मोहन मालवीय जी ने। आपने पढ़ा होगा, मदन मोहन मालवीय जी ने और लाला लाजपत राय, समझे, लाला लाजपत राय। तो मेन रोल था मदन मोहन मालवीय जी का। तो इनके रिस्पॉन्स में, मुस्लिम लीग के रिस्पॉन्स में सावरकर जी ने, वी.डी. सावरकर जी ने, वीडीएस ने, सावरकर जी ने हिंदू महासभा को ज्वाइन कर लिया था, समझे, हिंदू महासभा को। और हिंदू महासभा मैंने बता दी कब बनी थी, 1915 में, 1950 1915 1915। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये लिखा है, देखो सिंपली ये स्टेटमेंट दे के दे सकता है कि एज ए रेस्पॉन्स टू मुस्लिम लीग सावरकर जी जॉइंड द हिंदू महासभा। बिल्कुल करेक्ट है जी, हाँ, मुस्लिम लीग के रेस्पॉन्स में हिंदू महासभा को ज्वाइन किया था। और इन्होंने हिंदुत्व को पॉपुलराइज किया था, बढ़ावा दिया था हिंदुत्व को, हिंदूनेस को। दूसरा एक इम्पोर्टेंट ये बात इनके बारे में कि ये एथियस्ट थे, मतलब नास्तिक थे, भगवान में विश्वास नहीं करते थे, गॉड में बिलीव नहीं करते थे ये। लेकिन क्या था, फिर भी ये हिंदू फिलॉसफी को प्रैक्टिस करते थे, मतलब बढ़ावा देते थे हिंदू फिलॉसफी को। दूसरा एक ये बहुत पूछी जाती है हर एग्ज़ाम में, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का, समझे, चाहे आपका आईबी का हो, एसीआईओ का, चाहे ईपीएफओ का हो, चाहे सीएपीएफ का हो, कि वी.डी. सावरकर और गणेश सावरकर इनके ब्रदर थे, भाई गणेश सावरकर। इन दोनों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, वो भी रिवॉल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटी। तो क्रांतिकारी सीक्रेट सोसाइटी थी ये भी, जिसका नाम था मित्र मेला। ये मित्र मेला आपको याद रखना है। कब बनाई थी? 1899 में, 1899 में, 1899 में बनाई थी नासिक में। नासिक कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो ये मित्र मेला का याद रखना है आपको। और फिर 1904 में क्या होता है, 1904 में इन्होंने एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, अभिनव भारत, और इसको मित्र मेला को इसी में मिला दिया, समझे। वी.डी. सावरकर जी ने एक अभिनव भारत बनाई और ये समझ लो इसको ही रीनेम कर दिया, मित्र मेला का रीनेम कर दिया अभिनव भारत 1904 में। 200 मेंबर मिले थे, उन्होंने मिलकर बनाया अभिनव भारत और इसको भी इसमें मिला दिया, या आप कह सकते हो मित्र मेला का ही रीनेम कर दिया अभिनव भारत। और इसको यंग इंडिया सोसाइटी भी बोला जाता था। ये अभिनव भारत, मित्र मेला और अभिनव भारत को यंग इंडिया सोसाइटी भी बोला जाता था। 1904 में बनाई थी। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार पूछे गए, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो आप, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर। 1906 में क्या हुआ, 1906 में विनायक सावरकर जी लंदन चले गए छोड़ के। क्यों? क्योंकि स्टडी करनी थी इन्हें, पढ़ाई भी तो करनी थी अपनी, पढ़ाई करने के लिए गए। और उसी ईयर में 1906 में ही उन्होंने एक बुक को कंपाइल किया, मजीनी चरित्र। कंपाइल का मतलब है जी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, समझे, ये समझ लो आप, मजीनी चरित्र। ये मजीनी पे लिखी थी, मजीनी के बारे में पढ़ा होगा आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में, मजीनी के ऊपर लगी थी ये मजीनी चरित्र। तो इसको बुक को कंपाइल किया था। और ये आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखो यूपीएससी का, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछी गई है, मजीनी चरित्र के किसने कंपाइल की थी? विनायक सावरकर जी ने। नेक्स्ट क्या इनके बारे में, जब ये लंदन गए थे यूनाइटेड किंगडम, तो इन्होंने क्या किया था, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए, जो फॉरेन से काम करती थी ना, बहुत सी विदेश से काम करती थी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, कि भारत को सावधानी, मतलब भारत को हम आज़ादी दिलाएंगे, इंडिपेंडेंस, बाहर से काम करेंगे, इंडिया के बाहर से। तो उनमें एक ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया हाउस और दूसरी थी फ्री इंडिया सोसाइटी। तो इनमें भी जो ये सावरकर जी थे, वी.डी. सावरकर जी, इन्होंने इन्वॉल्व किया, अपने आप को पार्टिसिपेट किया, भाग लिया इनमें भी, इंडिया सोसाइटी और फ्री इंडिया सोसाइटी में, इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी में। नेक्स्ट क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये भी पूछा गया है बहुत बार। इनकी एक बुक बहुत फेमस है जिसका नाम है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये किस पे बेस्ड है? इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस, इसको बोलते हैं फर्स्ट
फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है इस बुक का नाम, इंडिपेंडेंस, समझे। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इन्होंने लिखी थी वी डी सावरकर जी ने। किसके ऊपर थी ये? जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, इंडियन रिवेलियन, इंडियन रिवोल्ट, 1857 की रिवोल्ट जो हुई थी, क्रांति 1857 की, उस पे थी। उसको बोला था इन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, समझे। और इस बुक को ब्रिटिश ने, जो हम ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब उस टाइम पे बैन कर दिया था, समझे। ये याद रखना, बैन कर दिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्या इनके बारे में, इन्होंने जब हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट थे, ये हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट थे, जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1915 में, उसके प्रेसिडेंट थे जिस दौरान। तो इन्होंने क्या किया था, हिंदू कहा था कि इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, समझे। अब इससे हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। अब आज आपको इससे ये और समझना है, क्योंकि स्टेटमेंट में आ जाए वी डी सावरकर जी वॉज ए सेकुलर लीडर। सेकुलर का मतलब होता है जी धर्मनिरपेक्ष, मतलब जो सब धर्मों को बराबर मानता हो और भेदभाव ना करता हो धर्म के आधार पे। तो क्या ये सेकुलर थे? तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये हिंदू को बढ़ावा देते थे, हिंदू फिलॉसफी को, समझे। और हमारे राष्ट्र को भी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, इंडिया को। और जो हमारा राष्ट्र क्या है अब, सेकुलर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है सब धर्मों को बराबर का अधिकार दिया गया है, समझे। तो ये इन्होंने कहा था, ये इम्पोर्टेंट है, ये रखना है, हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए बोला था इन्होंने। और दूसरा, इन्होंने उसकी भी आलोचना की थी जब कांग्रेस ने जो रिजोल्यूशन पास किया था ना, क्विट इंडिया का, जब गांधी जी ने आंदोलन चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो उस रिजोल्यूशन का भी कांग्रेस ने जब पास किया था, उसका भी इन्होंने आलोचना की थी, बुराई की थी। क्या? क्योंकि रिजोल्यूशन का नाम था क्विट इंडिया बट कीप योर आर्मीज हेयर, मतलब इसका मतलब था कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, लेकिन जो आपकी आर्मी है उसे यहीं रहने दो। तो इसलिए इसको क्रिटिसाइज़ किया था सावरकर ने कि आप उनकी आर्मी को भी जाने दो, समझे। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने ना इन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से, वी डी सावरकर जी ने, हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हुआ था, तो इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, इसकी वजह से नहीं, इस मूवमेंट की वजह से, लेकिन इनको स्ट्रेस था। और उसी टाइम पे इन्होंने प्रेसिडेंटशिप से रिज़ाइन कर दिया, समझे, रिज़ाइन दे दिया प्रेसिडेंटशिप से। तो उसी टाइम पे इंसिडेंटली क्विट इंडिया मूवमेंट भी चालू हो गया था। तो ये बात भी याद रखनी है आपको। और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको शायद आपको अब तक नहीं पता होगा, ये आपने बुक में भी नहीं पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में बहुत कम दिया होता है। ये क्या है कि 1948 में जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को मार दिया था, हत्या कर दी थी, गोली मार दी थी, तो उस टाइम पे सावरकर जी पे भी चार्ज लगे थे, इन पे भी आरोप लगा था कि ये भी उस षड्यंत्र में, कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी को गोडसे ने मारा था, कि ये भी नाथूराम गोडसे के साथ थे कॉन्स्पिरेसी में। इन पे आरोप लगे थे और कोर्ट में इनका केस लगा था, लेकिन ये बरी हो गए थे, एक्विटेड हो गए थे, क्योंकि इनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला, कोई भी प्रूफ सबूत नहीं मिला, प्रूफ एविडेंस मतलब प्रूफ सबूत नहीं मिला, तो ये बरी हो गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। इनके बारे में इतना ही था, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी? ट्राइफेड। ट्राइफेड क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये न्यूज़ में क्यों थी? न्यूज़ में इसलिए थी जी, और ये हमेशा न्यूज़ में रहती है ही, कभी भी इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ट्राइफेड, ये जो नॉर्थ ईस्ट है ना जी, नॉर्थ ईस्ट के जो हमारा उत्तरी पूर्व भारत है, उनके प्रोडक्ट जो भी हैं उनको बढ़ावा देने के लिए अभी इन्होंने प्रमोट किया है, इनकरेज किया है, बढ़ावा दिया है, तो उस वजह से ये न्यूज़ में थी। इसी के तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ट्राइफेड है क्या, ये जान लेते हैं। ये एक नेशनल लेवल की कोऑपरेटिव बॉडी है ट्राइफेड। और किस लिए काम करती है? जो ट्राइबल्स लोग हैं ना, जनजाति, जो जंगलों में जनजाति रहती है हमारी, अनुसूचित जनजाति, वो ट्राइबल लोग के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब उनका विकास हो सके, उसके बढ़ावे के लिए ये काम करती है ट्राइफेड, समझे। उनके क्या क्या प्रमोट करती है? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस
और सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो भी कलेक्ट करते हैं ना। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है जी, जो जंगलों में मान लो माइनर माइनर चीज़ों को बोला जाता है, जैसे गोंद हो गया आपका, गोंद, या फूल पत्ती हो गई, या फिर मेडिसिन के लिए कोई चीज़ यूज़ होने वाली छोटी। पेड़ के अलावा, पेड़ नहीं काटेंगे, ट्री काटना अलाउड नहीं, वो माइनर फॉरेस्ट में प्रोड्यूस में नहीं होगा इंक्लूड, समझे। तो इसको उनका प्रमोट करना। ये कब बनी थी टाइफेड बनी थी 1987 में। कब बनी थी? 1987 में। और किसके थ्रू बनी थी? एक एक्ट बनाया गया था, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1984। 1984 में एक एक्ट बनाया था, उसके थ्रू बनी थी टाइफेड। और याद रखना, जब एक्ट के थ्रू बनी है तो क्या हो गई ये, क्या हो गई? स्टैट्यूटरी बॉडी। और संविधान से कोई बनती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाती है। और ये हो गई, याद रखना, हिंदी में इनका नाम ऐसा ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को हिंदी में बोलते हैं संवैधानिक धानिक लग जाएगा इसके पीछे। और स्टैट्यूटरी को बोलते हैं सांविधिक स्टैट्यूटरी बॉडी को। तो ये कौन सी हो गई? स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। और किसके अंडर काम करती है? ये एक ऑटोनोमस बॉडी है टाइफेड, ऑटोनोमस। और स्टैट्यूटरी बॉडी किसके अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर काम करती है ये। अब क्या क्या फंक्शन है इसके ये देख लें, और क्या क्या काम करती है। ये काम करती है जी, मार्केट डेवलप हो ट्राइबल्स के लिए, सर्विस प्रोवाइड करती है उनके लिए साइंटिफिक मैनर में, सिस्टमेटिक और साइंटिफिक मैनर में। और क्या करती है ये? एक करती है जी, सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देती है। पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। ये क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब है कोई भी लोकल पीपल आपस में मिलकर ये ग्रुप बना लेते हैं, उसमें वहीं के मेंबर होते हैं, और जो भी वहाँ पे एक्टिविटी है उनको बढ़ावा देने के लिए, ताकि उनकी इनकम बढ़ सके, समझे। तो इसको ये बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्या है इसमें? नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ा जा सके, इनके प्रोडक्ट को नेशनल में भी और इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जा सके, इसके लिए प्रमोट करना। इसने कुछ रिसेंट इनिशिएटिव लिए हैं ट्राइफेड ने, वो क्या है वो जान लेते हैं। कौन कौन से? एक तो जी वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान, वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान, ये हिंदी में ही नाम है जी इसका। सामाजिक दूरी का मतलब है जी सोशल डिस्टेंसिंग। क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग। ये जब कोरोना की वजह से ही शुरू किया है ये अभियान टाइफेड ने। किस लिए? ताकि जो ट्राइबल लोग हैं ना, जब फॉरेस्ट में जाते हैं तो क्या करते हैं? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे गोंद हुआ, गम हुआ, फूल पत्ती, इनको लेके आते हैं ना, वहाँ से कलेक्ट करके लेके आते हैं। तो उनसे कहा है कि आप सामाजिक दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग। क्यों? अगर किसी को भी कोरोना हुआ तो दूसरों में ना फैले, स्प्रेड ना हो कोरोना, इसलिए। तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, होम क्वारंटाइन मतलब घर में ही रहना अलग करके, क्वारंटाइन का मतलब होता है जी सेपरेशन, अलग करके रहना, क्वारंटाइन। हाइजीन टिप्स दिए इन्हें कि कैसे हेल्दी रहा जा सकता है कोरोना में। तो ये अभियान इसलिए चलाया था, वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान। याद रखना, ट्राइबल के लिए चलाया था वन धन, ट्राइफेड ने। दूसरा इसका इनिशिएटिव है वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप वही है इनके, मतलब इन्हें इसमें क्या है, मास्क प्रोवाइड किया, मास्क, सोप, साबुन, डिसइंफेक्टेंट, मतलब जैसे सैनिटाइज़र हो गया, ये चीज़ें इन्हें प्रोवाइड की ट्राइबल्स को। नेक्स्ट इसने क्या किया? मिनिमम सपोर्ट प्राइस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पता है ना आपको, एमएसपी। अभी जिसके जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, उनकी क्रॉप को किसान जो उगाते हैं उनको जो एमएसपी मिलता है, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी। ये गवर्नमेंट अनाउंस करती है ना एमएसपी हर साल, क्रॉप बोने से पहले, फसल बोने से पहले किसी भी फसल का प्राइस अनाउंस करती है, उसी को बोलते हैं एमएसपी। और इसे कौन करता है? एमएसपी को रिकमेंड कौन करता है? ये करता है जी CACP, कॉस्ट एंड एग्रीकल्चर, ये है जी कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये रिकमेंड करता है, सिफारिश देता है। और अप्रूवल कौन देता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ये CCA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। याद रखना, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा था कि एमएसपी को कौन अप्रूवल देता है, तो उसमें ऑप्शन था CACP भी था, CCEA भी था। तो बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया था CACP, क्योंकि ये सिर्फ रिकमेंड करता है, सिफारिश देता है, समझे। ये रिकमेंड करेगा, अप्रूवल देना, अनुमति देना इसका काम है CCEA का, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। तो ट्राइफेड क्या करता है? ट्राइफेड
एमएसपी प्रोवाइड करता है इनको, जो भी एमएसपी मतलब कम से कम मूल्य इन्हें मिले, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, किसके लिए, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, ट्राइबल्स को। मतलब जो भी ये गोंद वगैरह, गम वगैरह, फूल पत्ती लेके आते हैं, उन्हें फिर मार्केट में बेचते भी तो है ना, उनसे इनका जीवन यापन चलता है, तो उसके लिए इन्हें अच्छे से मूल्य मिल सके, उसको उसमें बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्या है, एक ट्राई फूड स्कीम है जी, ये किस किस ने मिलकर चलाई है, ट्राईफेड, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने, ये भी जॉइंट इनिशिएटिव है ट्राई फूड स्कीम। नेक्स्ट इसका एक इनिशिएटिव है टेक फॉर ट्राइबल्स। टेक फॉर ट्राइबल्स ये है जी, इनको स्किल्स देती है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स देती है, मतलब उद्योग करने के लिए, मतलब ये कोई बिजनेस कर सकें ऐसी स्किल्स, दक्षता प्रोवाइड करती है इनको। किसके साथ मिलके करती है ट्राईफेड, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, याद रखना ट्राईफेड तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर काम करती है, लेकिन दूसरी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर ये स्किल्स प्रोवाइड करती है ट्राइबल्स को। और उस इनिशिएटिव का नाम क्या है जिसके अंडर करती है, टेक फॉर ट्राइबल्स। जैसे आपको पता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, कौशल विकास, उसमें स्किल्स प्रोवाइड करते हैं ना हमारी कंट्री में, तो ट्राइबल्स के लिए टेक फॉर ट्राइबल्स। जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई क्या है, ये क्या है जी, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री, तो इसके साथ मिलके काम करती है इनको स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए। तो इसमें इतना ही था, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है जी नेक्स्ट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेज डिस्ट्रीब्यूशन कैंप। अभी क्या है, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने डिस्ट्रीब्यूशन कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। मतलब जैसे आप जूम कॉल करते हो ना, व्हाट्सअप कॉल करते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी ना, ऐसे ही मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किए हैं। किस मिनिस्ट्री ने, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने किया है ऑर्गेनाइज। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जानते हो ना आप कौन होते हैं, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का कृष्ण पाल गुर्जर जी हैं। इनका नाम ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होते हैं। ये मैं बता देता हूँ, आपको नहीं पता है तो देखो जी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं हमारे संविधान में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रोविज़न है। क्या होते हैं ये, 3 कैटेगरी के होते हैं, आपने पढ़ा होगा, लक्ष्मीकांत में अच्छे से दिया हुआ है, पॉलिटी की बुक, लक्ष्मीकांत नाम तो सुना ही होगा। तो ये 3 तरह के होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। पहला हो गया मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसकी फुल फॉर्म क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और हिंदी में बोलते हैं मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, समझे। तो 3 तरह के होते हैं, एक तो होता है कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, एक होता है आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और एक होता है आपका डेप्यूटी मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर। अब जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं ये होते हैं सीनियर मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर मतलब ये सबसे सीनियर होते हैं। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं ये होते हैं जूनियर। अब जूनियर से ही आपको नाम पता चल गया होगा। जो सीनियर मिनिस्टर होते हैं इनके अंडर ही काम करते हैं ये। जैसे आपको पता होगा हमारा मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है ना एक कैबिनेट मिनिस्टर, उसके अंडर मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना देते हैं ताकि वो काम इसके अंडर देखे, जूनियर मिनिस्टर। और डेप्यूटी मिनिस्टर ये इनसे भी नीचे होते हैं, ये बहुत रेयरली बनाते हैं, लेकिन 2 ही बनाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये बहुत रेयरली बनाते हैं, लेकिन ये भी कैटेगरी होती है डेप्यूटी मिनिस्टर की भी, ये याद रखना आपको। तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने ऑर्गेनाइज किए हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैंप, मतलब इन्हें डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बांटना। क्या बांटेंगे इसमें, इसमें फ्री डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस, मतलब ऐसे डिवाइसेस देंगे, यंत्र देंगे किनको, सीनियर सिटीजन को और डिसेबल्ड को, दिव्यांगजन। याद रखना आप, डिसेबल जो होते हैं ना, जिनके हाथ पैर खराब होते हैं, डिसेबल, उनको दिव्यांगजन बोलते हैं। ये दिव्यांगजन वर्ड दिया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने। तो दिव्यांगजन और सीनियर सिटीजन को, बुज़ुर्गों को डिवाइस दिए जाएंगे। डिवाइस कैसे, जैसे मान लो कान की मशीन हो गया, उन्हें बुज़ुर्गों को सुनाई नहीं देता, कान की मशीन देना, दिखाई नहीं देता, चश्मा बनवाना, आँख बनवाना, या चला नहीं जाता, व्हील चेयर दे दी दिव्यांगजन को, समझे इसमें। और सीनियर सिटीजन को दिए जाएंगे राष्ट्रीय वयस्क योजना के अंदर। कौन सी योजना, राष्ट्रीय वयस्क योजना के अंदर। और दिव्यांगजन को दिए जाएंगे ADIP स्कीम, ये पढ़ेंगे हम डिटेल में दोनों स्कीमें। अब क्या क्या एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है इसमें, क्या कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक एक्ट है जी, 2016 में एक्ट बनाया था, राइट्स टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। इस एक्ट में ना पहले क्या होता था,
जो दिव्यांगजन है, दिव्यांगजन इनकी कैटेगरी, दिव्यांगजन है जो, इनकी कैटेगरी सिर्फ 7 होती थी कि जैसे मान लो जिनके पैर खराब है, हाथ खराब है या फिर कमर खराब है, ऐसे करके 7 कैटेगरी हुआ करती थी, उनको ही सिर्फ डिसेबल बोला जाता था, दिव्यांगजन। लेकिन 2016 में ये एक्ट बनाया जो 2016 में, इसमें 7 कैटेगरी को बढ़ा के 21 कर दिया। अब 21 ऐसी कैटेगरी हैं जिनको दिव्यांगजन माना जाता है, डिसेबल माना जाता है, स्पेशली एबल्ड भी बोलते हैं, समझे इन्हें, दिव्यांगजन को। तो आपको कितनी कैटेगरी ये याद रखना, आपको 21 कैटेगरी है। और याद रखना जो एसिड अटैक विक्टिम होते हैं ना, उन्हें भी इन कैटेगरी में रखा गया है, दिव्यांगजन की में। एसिड अटैक आपको पता है ना, जैसे कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है, उसने मना कर दिया, और केसेस देखते हैं आप, उनके मुंह पे एसिड फेंक देते हैं और उनका मुंह जल जाता है, या उनके पूरे बॉडी पे डाल देते हैं, तो ये एसिड अटैक विक्टिम होती हैं ऐसी लड़कियां बेचारी। तो ऐसे लड़कों से भी आप सावधान रहें, अगर आप लड़की हैं तो लड़कों से दूर रहें ऐसे। तो एसिड अटैक जो विक्टिम होती हैं उनको भी डिसेबल की कैटेगरी में, दिव्यांगजन की कैटेगरी में डाला गया है इस एक्ट में, समझे। और इससे फ़ायदा क्या है, उनको थोड़ा रिजर्वेशन मिलती है, किसमें, जॉब में। इस एक्ट के थ्रू जॉब में रिजर्वेशन दिया गया। पहले दिव्यांगजन को रिजर्वेशन थी 3% जॉब में, उसको बढ़ा के 4% कर दिया गया। और हायर एजुकेशन में 5% कर दिया गया इंक्रीज। अब 4% है जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, और 5% है एजुकेशन में दिव्यांगजन को। अब ये राष्ट्रीय वयस्क योजना क्या है ये जान लेते हैं। राष्ट्रीय वयस्क योजना क्या है, ये जी एक स्कीम है, सीनियर सिटीज़न के लिए। और एक बात और इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि ये उन्हीं की सीनियर सिटीज़न, मतलब उन्हीं बुजुर्गों को सहायता दी जाएगी जो बीपीएल कैटेगरी से हैं। बीपीएल कैटेगरी जानते हो ना आप, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी, पॉवर्टी मतलब गरीबी रेखा से नीचे, लाइन मतलब रेखा, बिलो मतलब नीचे। जो पर्सन गरीबी रेखा से नीचे हैं बीपीएल कैटेगरी में, बीपीएल कैटेगरी आपको पता होगा, कार्ड बनते हैं इनके अलग अलग, राशन कार्ड, आपके घरों में राशन कार्ड होंगे ना, किसी का येलो होता है किसका, बीपीएल कैटेगरी का, और जो सिंपल होते हैं उनके होते हैं ग्रीन। अब तो राशन कार्ड नए बन रहे हैं तो नई कैटेगरी से अलग हो सकते हैं, लेकिन पहले येलो कैटेगरी के होते थे बीपीएल फैमिली के, ग्रीन होता था यूपीएल के, मतलब अपर पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन से अबव होते थे, एपीएल होते थे, सॉरी एपीएल, अबव पॉवर्टी लाइन जो होते थे उनका ये ग्रीन बनता था, और येलो बनता है उनका बीपीएल फैमिली का। और तीसरी कैटेगरी और है, वो क्या है, वो होता है जी पिंक। पिंक का मतलब ये नहीं है लड़कियों के लिए राशन कार्ड बनेंगे ना, लड़कियों का फेवरेट कलर होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पिंक का मतलब है जी, बनते थे जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर होते हैं, जो गरीबों से बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं ना, उनका बनता था पिंक राशन कार्ड। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। अब इन्हें ये राष्ट्रीय वयस्क योजना पता चल गया ना, एक क्या है इंपॉर्टेंट याद रखना, किस मिनिस्ट्री के अंदर है ये, कौन सी मिनिस्ट्री ने चलाई, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। राष्ट्रीय वयस्क योजना किसके लिए, सीनियर सिटीजन के लिए। इन और डिवाइसेस प्रोवाइड करेगी, यही कान की मशीन वगैरह, ये जो बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और इसमें फ़ंड कहाँ से आएगा भाई, कहाँ से फ़ंड लेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, इसके लिए एक फ़ंड है जी, सीनियर सिटीज़न वेलफेयर फ़ंड, इससे पैसा आएगा इन्हें डिवाइसेस देने के लिए। और कौन सी कंपनी प्रोवाइड करेगी, एक कंपनी का नाम है जी अलिम्को की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन। ये कंपनी प्रोवाइड करेगी डिवाइसेस। ये पब्लिक कंपनी है, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू की फुल फॉर्म। ये गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। और किस मिनिस्ट्री के अंदर है ये कंपनी, अलिम्को, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर, ये जिसने ये योजना चलाई है, राष्ट्रीय वयस्क योजना। और इसमें यही चीज़ लिखी है कि एक तो बीपीएल फैमिली को देगी, और ओनली सीनियर सिटीजन। और सीनियर सिटीजन कौन से होते हैं, जिनकी एज 60 ईयर या उससे अबव है, जो 60 साल या उससे ज़्यादा है, उन्हीं को प्रोवाइड करेगी। और ये मैंने बता ही दिया है कि बीपीएल कैटेगरी के लिए वैलिड है, समझे, ये इतना ही लिखा है इसमें। अब आते हैं जी अपनी एडीआईपी स्कीम। एडीआई स्कीम का मैंने फुल फॉर्म यहाँ पे नहीं लिखा है। एडीआई का है जी असिस्टेंस टू डिसेबल पर्सन, असिस्टेंस टू डिसेबल पर्सन फॉर परचेज एंड फिटिंग एड्स एंड अप्लाइंसेस। क्या हो गया, देखो आई की कोई नहीं आ रहा है, फिर भी एडीआईपी है इसमें। ये कहो कि आई की क्या बनेगा, आई से कुछ नहीं है, इसकी फुल फॉर्म यही है कि असिस्टेंस टू डिसेबल पर्सन फॉर परचेजिंग एंड फिटिंग एड्स
फॉर अप्लाइंसेस, अप्लाइंसेस का मतलब होता है जी वही डिवाइसेस, यंत्र वगैरह, जैसे व्हील चेयर वगैरह हो गई अप्लाइंसेस। तो ये स्कीम ना 1981 से चल रही है, 1981 से। तो इसके अंदर बस यही है कि जो डिसेबल पीपल हैं उनके लिए मशीन वगैरह डिवाइसेस दिए जाते हैं ताकि वो भी अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें, समझे। बस यही है इसमें। नेक्स्ट है जी हमारा ये, अभी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने, मतलब हर मिनिस्ट्री ना साल के अंदर में कोई सा भी मंत्रालय है, चाहे होम मिनिस्टर हो आपका, चाहे फिनेंस मिनिस्टर हो, चाहे आपके फॉरेन मिनिस्टर हो, ये अपना ईयर एंड में, जब भी साल ख़त्म होता है उसके ईयर एंड में रिव्यू देते हैं, मतलब साल में इन्होंने क्या क्या किया, समझे। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए पढ़ना। तो इन्होंने क्या क्या किया इसके बारे में एक पूरा जारी करते हैं पीआईबी पे नोट्स। पीआईबी एक साइट है जी गवर्नमेंट की, तो ये वहीं से उठा के मैं लाया हूँ आपके लिए। उन्होंने रिव्यू दिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने 2020 का। तो उसमें क्या क्या है, जो इन्होंने योजनाएं चलाई, प्रोग्राम चलाई पूरे साल में 2020 में, वो है इसमें। तो वो देखते हैं एक एक करके। एक है जी पहला भारत पर्व, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने चलाया भारत पर्व। ये कहाँ पे चलाया भारत पर्व? पर्व का मतलब एक तरह से फेस्टिवल होता है जी, फेस्टिवल, उत्सव। तो ये चलाया जी रेड फोर्ट ग्राउंड पे, ज्ञान पथ और रेड फोर्ट ग्राउंड। रेड फोर्ट लाल किला जानते हो ना, दिल्ली में। ये कब 26 जनवरी से और 31 जनवरी 2020 तक चलाया। ये ज़रूरी नहीं है याद करना, लेकिन ये याद रख लो किस लिए चलाया। ये इसकी थीम क्या थी? थीम थी जी इसकी 150 ईयर्स ऑफ महात्मा एंड एक भारत श्रेष्ठ भारत, मतलब महात्मा गांधी के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये चलाया था भारत पर्व। दूसरा इसने चलाया था इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर, इनक्रेडिबल इंडिया टूरिस्ट फैसिलिटेटर। ये किस लिए चलाया था? जो टूरिस्ट आते हैं ना, टूरिस्ट आते हैं हमारे कंट्री में, तो उन्हें क्या है, क्या करेगा ये, उन्हें प्रोफेशनल्स प्रोवाइड करेगा। कैसे? मतलब नॉलेज प्रोवाइड करेगा। एक मान लो ये एक प्लेटफॉर्म है, साइट बनी हुई है, जो टूरिस्ट आते हैं उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी हमारे इंडिया के बारे में, कहाँ पे कौन सी चीज़ है, सारी नॉलेज मिल सकेगी एक पोर्टल पे, समझे। तो ये उसलिए बढ़ावा, टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी इनक्रेडिबल इंडिया वेबसाइट। ये भी लॉन्च की। किस लिए ये लॉन्च की जी? इस प्लेटफॉर्म पे क्या होगा, इस वेबसाइट पे, ये भी एक वेबसाइट होगी जैसे आपकी गूगल की वेबसाइट हो गई, ऐसे वेबसाइट होगी इनक्रेडिबल इंडिया। इस पे क्या होगा, चाइनीज, अरेबिक और स्पेनिश लैंग्वेज, इन 3 लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी पूरी इंडिया के टूरिज्म सेक्टर के बारे में। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो चाइनीज़ लोग हैं, अरेबिक लोग हैं, अरेबिक लोग जो होते हैं जैसे सऊदी अरबिया के लोग हो गए, वहाँ पे कुवैत वगैरह ये हैं, इन कंट्रीज़ के लोग को बोलते हैं ये अरेबिक पीपल। और स्पेनिश जो लोग हैं वो क्या, उनको आसानी होगी, वो अपनी लैंग्वेज में पढ़ सकेंगे, और इससे क्या टूरिज्म को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, प्रमोट होगा। तो इसलिए ये चलाया। एक ये आपने नाम सुना भी होगा, देखो अपना देश। ये एक इनिशिएटिव चलाया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, देखो अपना देश। ये भी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, जो हमारी रिच कल्चर है, हेरिटेज है कंट्री की, उसको बढ़ावा देने के लिए, ताकि लोग आकर्षित हों, अट्रैक्टिव हों हमारी कल्चर के प्रति और आके देखें, आएँ। देखो जी सब जितने भी स्कीम है टूरिज्म का, मतलब यही है टूरिज्म का, कि लोग हमारे कंट्री में आए, घूमें। और इससे होता क्या है, जब घूमने आएंगे तो हमारी कंट्री में रोज़गार उत्पन्न होते हैं ना, एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलते हैं। मतलब घूमने आएंगे, लोगों का सामान खरीदेंगे, ऑटो में जाएंगे, किसी में ट्रैवल करेंगे, तो सबको एम्प्लॉयमेंट मिलता है ना इससे, और पैसा मिलता है। हमारे इंडिया में कोई आएगा, पैसे खर्च करेगा, हमारे इंडिया को पैसे मिल रहे हैं, कमाई हो रही है। तो मेन मकसद सबका एक ही है। नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल। और दूसरा एक याद रखना, ये स्कीम क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि देखो एक तो क्वेश्चन आते हैं आपके किसमें, फर्स्ट GS1 में, मेंस में, GS1 के मेन में, जो जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 होता है, या फिर किसी PCS का पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का, UPSC में होता है जनरल स्टडीज़ 1 का। तो इसमें क्या है, राइटिंग करने के लिए काम आएगा। उसमें कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। उसमें आप लिख सकते हो कि कल्चर से रिलेटेड या हमारे टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड क्या क्या स्कीम चलाई जा रही हैं। तो ये आपको क्या है, आप ये पॉइंट लिखोगे तो, क्योंकि डायरेक्ट ये टूरिज्म मिनिस्ट्री के हैं, और ये आप पॉइंट लिखोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो अब देखते हैं अपना ये
स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल, स्टैंडर्ड ये क्या है देखो जी, चलो यहीं बता देता हूँ। स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल मतलब ये इसका स्टैंडर्ड का मतलब है जी जो फंसा हुआ होना। जो कोरोना जब कोविड-19 आया था ना, लॉकडाउन लग गया था, सारी फ्लाइट वगैरह रुक गई थी। जो फॉरेन टूरिस्ट विदेशी विदेशी जो पर्यटक थे, फॉरेन टूरिस्ट थे, यहीं पे फंसे रह गए थे, तो उनके लिए पूरी जानकारी देने के लिए एक पोर्टल बनाया, समझे। वो ये पोर्टल है कि सारी आपको जानकारी मिलती रहे, कब इन्फॉर्मेशन डिटेल की कब आपको भेजा जाएगा। एक है जी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये भी एक प्लेटफॉर्म चलाया इन्होंने, किस लिए कि जो एक्टिविटीज़ हैं, इसकी थीम क्या थी, थीम थी सेंट्रल थीम इसकी कि योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा होता है, उसको मार्क करने के लिए चलाया गया था। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब होता है आपको पता है ना, 21 जून को, 21 जून को हर साल। एक निधि पोर्टल चलाया गया था जी, निधि। निधि की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री। ये क्या है, इसमें जी यही है, जो टूरिस्ट आएंगे उन्हें पूरी जो हॉस्पिटल वगैरह ना हमारे हेल्थ से रिलेटेड सारी एक पोर्टल पे जानकारी मिल जाएगी, कौन सी जो सुविधा हमें कौन से हॉस्पिटल में मिलेगी, कौन सी फैसिलिटी कहाँ पे मिलेगी, तो सारा ये डेटा एक ही पोर्टल पे उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्या है, साथी। ये साथी क्या है, साथी है जी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने भी गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी ताकि कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से जो भी प्रॉब्लम हो रही है उनसे निपटा जा सके और सेफ्टी और हाइजेनिक कंडीशन को क्रिएट किया जा सके, मतलब कि स्वास्थ्य के बढ़ावा देना, ये समझ लो आप एक तरह से। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, साथी की फुल फॉर्म है जी सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री। कि यही है जी आपको हाइजीनिक सिस्टम से अवेयर कराना कि स्वस्थ कैसे रहना है, ये इससे रिलेटेड है। और नेक्स्ट क्या है जी, मतलब यही है इसमें जितने होटल्स रेस्टोरेंट सब में अच्छे से हाइजीनिक कंडीशन क्रिएट करना। नेक्स्ट है जी हमारा ये लास्ट वन है जी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये भी चलाया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, किस लिए, ये स्पिरिट प्रमोट करने के लिए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़। मतलब हमारा भारत है पूरा, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक पूरा एक भारत है। मतलब यूनिटी क्रिएट करने के लिए इंडिया में, यूनिटी मतलब वन इंडिया, श्रेष्ठ का मतलब कि जी बेस्ट इंडिया, समझे। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत इसलिए चलाया था। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था, मिलते हैं जी कल। आपको अच्छा लगे तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड के पास, उनका भी भला हो जाए। तो कल तक के लिए करिए वेट।